अगस्त क्रांति के अवसर पर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने ये फॉर्मूला बनाया है। हालांकि वो विपक्षी दलों द्वारा जो बनाया गया अभी नया गठबंधन है इंडिया, उसके भी सदस्य हैं, उसमें भी शामिल हैं। उन्होंने अगस्त क्रांति यानी आज अगस्त क्रांति के अवसर पर 11 सूत्रीय एक संकल्प पत्र जारी किया है। उस पत्र का मतलब क्या है, उसमें क्या खास है, उस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सर, ये जो पीडीए का ये 11 सूत्री संकल्प पत्र है, इसके क्या मायने हैं सर? कि आज अगस्त क्रांति का दिन है। आज जो है जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसिफ अली की याद आती है कि जिन्होंने 1942 में जो आंदोलन हुआ था उसको लीड किया था और महान नायक बने थे। और उस मौके पे जब क्विट इंडिया मूवमेंट डे है तो अखिलेश यादव ने जो 11 सूत्रीय अपना जो कार्यक्रम अनाउंस किया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पीडीए बनाकर, वो असल में जो आज इन्होंने जो अनाउंस किया है वो तैयारी है 2024 के चुनाव की। और मैंने जब उसको पढ़ा तो समाज के हर वर्ग के लिए कुछ काम करने का संकल्प है। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता जो है वो जातिगत जनगणना के लिए है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो सबसे ज़्यादा जोर आज के दौर में है वो जातिगत जनगणना के लिए है, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे विधानसभा के बाहर हो या सड़कों पे हो। पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने जो है उसके ट्रेनिंग कैंप भी ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा हुआ है। गांव-गांव में जो है ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो इसके बहाने पूरे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको जो है संगठित करने के लिए पूरा प्रयास है। और बाकी जो मैंने अध्ययन किया तो उसमें समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे महिला हो, चाहे गरीब लोग हों, चाहे किसान हो, चाहे लोकतंत्र की बहाली हो, सभी इश्यूज़ को उन्होंने छुआ है। तो आज जो 11 सूत्रीय कार्यक्रम जो उन्होंने अनाउंस किया है वो असल में 2024 की का ही एक घोषणा पत्र या कहिए जो चुनावी घोषणा पत्र होता है उसकी एक शुरुआत है। और अब से लेके और चुनाव तक ये कार्यक्रम ये अपना करते रहेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि जब तक कि कार्यक्रम लेके जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक जनता नहीं जुड़ेगी। तो विपक्ष में रह के विपक्ष का जो सबसे बड़ा काम होता है कि जनता के मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाना और उनके लिए संघर्ष करना, तभी जनता उनके साथ खड़ी होगी। ये बात अखिलेश यादव की समझ में आ गई है। 2012 में मुझे याद है कि उनका जो सक्सेस था, जो उनको सत्ता मिली थी, उसके पीछे उनकी साइकिल यात्रा थी जिससे कि जन जन तक पहुँचे थे। तो जब पॉलिटिकल पार्टी अपने मैसेज को जन जन तक नहीं पहुँचा पाएगी तो उसको सफलता हाथ नहीं मिलेगी। तो ये फार्मूला अखिलेश यादव को समझ में आ गया है और वो इसी के लिए प्रयासरत हैं। इसी के लिए आज 11 सूत्रीय कार्यक्रम जो उन्होंने बनाया है उसको पढ़ने के बाद यही पता चलता है कि समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करने का संकल्प है। सर, ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले सरकार रही है तब शायद इतनी पुरजोर तरीके से मांग नहीं करी, क्यों नहीं लेकर के आए, जनता ये भी तो समझती होगी। और दूसरी तरफ ये भी कि भाजपा का छोटा से छोटा कार्यक्रम एक इवेंट के तौर पे आता है, गांव-गांव, गली-गली तक वो उसका प्रचार किया जाता है, लाभ पहुंच रहा उसका। तो ऐसे में ये कितना कारगर साबित होगा? देखिए, ये सफलता जो है वो समाजवादी पार्टी के वर्कर्स पे डिपेंड करता है कि वो आम आदमी तक ये जो मैसेज है किस तरह से पहुंचा पाते हैं। अभी आपने भाजपा की बात करी, बात सही बात है कि वो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, वो कभी उससे पीछे नहीं हटती है। एक चुनाव ख़त्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी हो जाती है। और एक बहुत बड़ी बात जो आपने कही कि उनकी सफलता के लिए जो लाभार्थी हैं, जिनको लाभ मिल रहा है, जिनको खाना मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो भाजपा के साथ है। इसकी वजह से तो उसको काउंटर करने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, भाजपा की जब हम बात करते हैं तो भाजपा के पास संघ परिवार भी है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और जो दिन रात लगे रहते हैं। तो उसी तरह का जज्बा जो है वो अखिलेश यादव को अपने कार्यकर्ताओं में पैदा करना पड़ेगा। और अपने, क्योंकि देखिए, अगर हम लोग देख रहे हैं कि पिछले चुनाव में जब उन्होंने मायावती जी से समझौता किया था तो सिर्फ 5 सीटें मिली थीं और मायावती जी को इनके साथ समझौता करने से फ़ायदा हुआ, वो 0 से 10 पे पहुंच गई। उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो 2 सीटें जो इनकी अपनी खुद की थी
वो हार गए, और साथ में रामपुर भी हार गए। अब अपनी सीट हार गए, इससे बड़ी शर्मनाक हार क्या हो सकती है किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। तो चुनौती बहुत बड़ी है, और इस संकल्प यात्रा के थ्रू उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जनता के बीच में जाना होगा, तभी कुछ कामयाबी मिलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटें बीएसपी को मिली थी, 5 सीटें इनको मिली थी, और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। बाकी सारी सीटें भाजपा और उनके जो सहयोगी दल हैं वो ले गए थे। तो चुनौती बहुत बड़ी है अखिलेश के सामने कि अपनी सबसे पहले तो ये 5 बचाएं, उसके बाद आगे बढ़ाएं। तो कितनी आगे बढ़ेगी, क्या होगा। फिर एक चीज़ जो मैंने महसूस की है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल है, जो अभी इंडिया के नाम से जो बना हुआ है, उसमें लोकदल भी है और कांग्रेस भी है। तो किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी आगे वाले चुनाव में, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि महत्वाकांक्षा जो है वो कांग्रेस की भी बड़ी है, और अल्पसंख्यक दल, उन माइनॉरिटीज़ उनकी तरफ भी देख रहे हैं, तो उनको भी ज़्यादा सीटें चाहिए। अखिलेश मेजर रोल प्ले करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, ताकि कांग्रेस को, लोकदल को वो अच्छी सीटें दें। सर, आपने सीटों की बात करी है कि जिसमें राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस, और जाहिर सी बात है कांग्रेस अभी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई, जीत करके आए, कोर्ट ने उनका मनोबल बहुत बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है सीटों की डिमांड करेंगे। बिल्कुल। तो कितनी बड़ी चुनौती होगी अखिलेश यादव? बड़ी चुनौती है ये उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए सीट शेयरिंग जो है, ख़ास तौर से अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़े दल के मुखिया हैं, लीडर अपोजिशन हैं। तो बहुत सीट शेयरिंग जो है उनको, मुझे लगता है कि अगर वो चाहते हैं कि विपक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें, तो अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और ज़्यादा सीटें शेयर करनी पड़ेंगी, तभी उनको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि कांग्रेस भी ज़्यादा सीटें मांगेगी, लोकदल तो ऑलरेडी 12 सीटों पे अपना हक जमा रही है, और फिर अगर और भी छोटे मोटे दल जो साथ में आएंगे, जैसे चंद्रशेखर रावण का पार्टी है या और भी कुछ आती है, तो उनको भी देना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है कि वो बड़ा दिल दिखाएं, और सीट शेयरिंग में जो है वो लिबरली तरीके से सबको साथ लेके अगर कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। संपूर्ण विपक्ष अगर मिल के 1-1 बीजेपी के खिलाफ लड़ता है, तभी ये कुछ कर पाएंगे, वरना तो बहुत मुश्किल होगा। सर, एक और भी काफ़ी दिनों से, आपने कई सालों से वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हम आपसे बात करने आए, कई सालों आपने करीब से पत्रकारिता देखी है, विधानसभा से लेकर के तमाम गली चौराहों तक। एक और बात भी निकल के आ रही है कि MY फैक्टर को चोट बहुत गहरी पहुंची है। जो मुस्लिम यादव वाला फैक्टर था वो कहीं ना कहीं टूट सा गया है। अब ना यादव उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है और ना मुस्लिम ज़्यादा करके कांग्रेस अब प्रेफर कर रहे हैं। क्या वजह मानते हैं सर? और एक तरफ दूसरा यही कि 2024 में जनवरी में ही राम मंदिर का भूमि पूजन, गर्भगृह में उनका विराजमान भी होंगे रामलला। तो कितनी बड़ी चुनौती होगी, कितनी बड़ी घेराबंदी करें कि अखिलेश यादव को सफलता कुछ हद तक मिले? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है आगामी लोकसभा चुनाव, बल्कि जिसे कहना चाहिए कि वर्चस्व की लड़ाई है। और जाहिर बात है कि बीजेपी जो है वो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, वो बहुत बड़ा इशू है, जिसमें पूरा देश में उसके लिए कार्यक्रम होंगे, और पूरे देश की निगाहें भी हैं राम मंदिर पे। और लेकिन जिस तरीके से इनको, जो आपने अभी बात कही कि MY फैक्टर का जो है, देखिए 2022 का जो असेंबली का चुनाव हुआ था, पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी ने, मेरे ख्याल से 89% मुस्लिम कम्युनिटी ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इतना वोट कंसोलिडेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी का समाजवादी पार्टी के लिए कभी नहीं हुआ। बाकी जातियां तो टूट गईं, जाट भी चला गया बीजेपी में काफ़ी हद तक, यादव भी गया, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता हुई है, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो अब कांग्रेस की तरफ देख रही है। और उत्तर प्रदेश में सेकंड फेज़ अगर भारत जोड़ो यात्रा की होती है और उसमें जिस तरीके से जन समर्थन उनको मिलता है, तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा कांग्रेस के प्रति माइनॉरिटी कम्युनिटी के एटीट्यूड का। अगर आप लखनऊ की बात करें तो देखिए कि जिस तरीके से अभी मेयर के चुनाव में 1 लाख से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिला,
जबकि उस महिला को कोई बहुत ज़्यादा कोई जानता नहीं था या कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रति एक कमिटेड वोट है जो उसको मिला। तो अब राहुल गांधी का जो एक चढ़ाव है और जो जिस तरीके से उनके प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो उससे माइनॉरिटी कम्युनिटी भी उनकी तरफ देख रही है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है अखिलेश यादव को कि बड़ा दिल दिखा के सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ सीट शेयरिंग इस तरह से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल सकें। तो चुनौती बहुत बड़ी है। ये चुनौती सर, ये रामलला जनवरी में ही अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी पूजन के लिए, विपक्ष के लिए, संपूर्ण ये पूरे इंडिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, अब ये तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से लोग करते हैं। जाहिर बात है कि राम का मंदिर बन रहा है और मैंने तो राम जन्मभूमि का आंदोलन, क्योंकि लगातार, ये मैं आपको रोकूंगा, लगातार रहा कि राम के नाम पर आए हैं, राम के नाम पर आए हैं, इन्होंने मंदिर मस्जिद करके ही ये चुनाव जीतते हैं। तमाम पार्टियां, तमाम विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते हैं और उसी आरोपों के बीच में जनवरी में मंदिर का गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे रामलला, और चुनाव भी है 2024 में। तो कितनी बड़ी चुनौती होगी? ये चुनौती तो है, जाहिर बात है कि लोग जो है मंदिर के प्रति आकर्षित हैं, लोगों की मंदिर के प्रति श्रद्धा भी है, और वो कितना वोट में तब्दील होती है ये देखने की बात है। देखिए, बीजेपी और संघ परिवार इस इवेंट को बहुत बड़ा आयोजन करने वाले हैं, और जाहिर बात है कि हिंदुस्तान में जो भी रहता है, हर हिंदू का एक राम के प्रति आकर्षण भी है और श्रद्धा भी है, और होना भी चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन अब ये वोटों में किस तरह से तब्दील होता है और किस तरीके से उसको वो करा पाते हैं, ये देखने की बात है। लेकिन ये एक बात मेरा ये अभी भी मानना है कि अखिलेश यादव और विपक्ष के लिए लोकसभा चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और सीट शेयरिंग में भी जो है बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल, बहुत करीब से आप जनता को समझते हैं, देखते आ रहे हैं, कई सालों से लिखते आ रहे हैं अखबारों में, क्या लगता है आपको कि 50-50 रहेगा या 30-50 रहेगा या 70-30 रहेगा? कैसे रहेगा सर? भाजपा कितना दमखम से लड़ेगी और सपा कितना दमखम से लड़ेगी? देखिए, भाजपा तो हमेशा दमखम से लड़ती ही है। अब तो ये तो विपक्ष को दिखाना है कि वो अपना दमखम किस तरीके से जो सारे रिसोर्सेज हैं उसको मोबिलाइज करती है। तो भाजपा तो देखिए 2014 में भी दमखम से लड़ी, 2019 में भी दमखम से लड़ी, और लेकिन विपक्ष को दिखाना है इस बार कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज करके, और अगर जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो सेकंड फेज़ है और उत्तर प्रदेश में अगर वो काफ़ी दिनों तक यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, उसमें जन समर्थन कितना मिलता है, ये सब देखने की बात है। और उन सब को देखते हुए भी मेरा मानना ये है कि चुनौती बहुत बड़ी है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर जी, इनका कहना है कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ये संकल्प पत्र 11 बिंदुओं का जो जारी किया है वो तो किया ही है, साथ में धरातल पर उतरकर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।